हेलो फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। आज का ये सत्र फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए है और वो टॉपिक है रिवर्बरेशन यानी अनुरणन। जी हाँ, हम लोग वेव्स पढ़ रहे हैं, साउंड के बारे में पढ़ रहे हैं और अभी पिछले ही वीडियो में इसी चैनल पर हम लोगों ने इको यानी प्रतिध्वनि के बारे में जाना और आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, उसी सीरीज को बढ़ाते हैं और आज हम सीखेंगे रिवर्बरेशन क्या है, रिवर्बरेशन टाइम क्या है यानी अनुरणन क्या है, अनुरणन काल क्या है और इसी में हम साथ ही जानेंगे सेबाइन फॉर्मूले के बारे में। सेबाइन का सूत्र क्या है, हम इसके बारे में भी आज जानेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे इंटरेस्टिंग और आसान तरीके से इस टॉपिक के बारे में जानने के लिए अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। आइए बिना डिले किए हुए हम आज का ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पर कहना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये डिस्कशन रिवर्बरेशन के बारे में। पर मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक इको के बारे में नहीं पढ़ा है तो फ्रेंड्स इसी चैनल पर आपको मिल रहा है वीडियो, मैं उसका लिंक भी यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ और उसे जल्दी से पढ़ लीजिए। यदि रिवीजन की जरूरत है, पहले से पढ़ रखा है तो उसे रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इको ही हम जब समझ पाएंगे, इको को अच्छी तरीके से प्रतिध्वनि हम जानेंगे तभी हम रिवर्बरेशन को समझ पाएंगे, अनुरणन को समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स इको शॉर्ट में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने देखा रिफ्लेक्शन तो आप सभी जानते हैं ना, एक सरफेस पे वेव इंसिडेंट कराई जाती है, एक तरंग को हम एक पृष्ठ पर आपतित करते हैं तो उसका कुछ पार्ट उसी मीडियम में लौट कर आ जाता है जिसे आप कहते हैं रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्ट होकर के आ गया। और यही चीज जो है साउंड के केस में भी हम लोगों ने देखा था, मतलब एक वेव इस जगह से चली और सामने किसी सरफेस से टकराती है और वापस लौट कर आ जाती है। इसी को हमने कहा जो सेकंड, ये जो वेव यही सेम वेव गई और वो टकरा के वापस आ गई, जिसका फेज बदल जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इको कहते हैं। साउंड के केस में ये यहां से साउंड वेव चलती है, सामने सरफेस से टकराई और लौट के आकर वापस यहां बैठे हुए लिसनर को, पहले लिसनर ने ये साउंड सुनी फिर ये सुनी, ठीक है, इसी को आपने इको यानी प्रतिध्वनि कहा, ठीक है ना। और इसी रिफ्लेक्शन फिनोमेना को यूज करके हम लोगों ने उस वीडियो में कुछ डिवाइसेस भी डिस्कस किए थे। यहाँ हम इको की बात कर रहे हैं, यानी प्रतिध्वनि की बात कर रहे हैं, जो एक साउंड प्रोड्यूस हुई थोड़ी देर के बाद रिफ्लेक्ट होके वापस आई हुई वही साउंड आप सुनते हैं, तो इसे आप इको कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं, ठीक है। अब इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो एक इंटरेस्टिंग केस जिसे आप सबने नोटिस जरूर किया होगा, और वो इंटरेस्टिंग केस क्या होता है फ्रेंड्स कि आपने कभी एक बड़े हॉल में जाकर के आपने कोई आवाज दी होगी, कुछ बोलते हैं तो थोड़ी देर तक वो आवाज आपको बार बार अपनी ही आवाज सुनाई देती रहती है, ठीक है। इको में क्या था, एक बार आपने साउंड प्रोड्यूस किया, वो गई सरफेस से टकराई और वापस आ गई, ठीक है। तो पहले ये सुना फिर वापस आने वाली साउंड को सुना, ये हो गई आपकी इको यानी प्रतिध्वनि, ठीक है ना। और अगर यही चीज हम किसी कमरे के अंदर बोल रहे हैं और जो बात आपने कही वही बात रिपीट होती रहती है, आपको काफी देर तक सुनाई देती रहती है, तो उसी को आप कहते हैं रिवर्बरेशन। तो फ्रेंड्स रिवर्बरेशन क्या है, इसका आइडिया तो आपको मिल ही गया है, क्योंकि ये सब खेल खेल में सबने कर रखा है, खाली कमरे में आवाज लगाइए और देर तक अपनी ही आवाज को सुनते जाइए, तो उसे हमने क्या कहा, रिवर्बरेशन, ठीक है। उसे आपने नाम दिया रिवर्बरेशन, या हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं अनुरणन, ठीक है। तो अनुरणन क्या है ये आपने समझ लिया। अब इसमें हम एक और चीज पहले बताते हैं, फिर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे आएंगे, इसलिए अंत तक बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ। तो रिवर्बरेशन क्या है ये तो आपने समझ लिया है ना।
इको में एक बार सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के आई साउंड और आपने एक बार सुना, लेकिन जब आप किसी बंद कमरे के अंदर एक कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं और ये साउंड एक बार वो सुना जो आपने प्रोड्यूस किया और उसके बाद यही साउंड कई बार रिपीट होकर के आपको सुनाई पड़ती है, यानी कुछ देर तक ये प्रोड्यूस किए जाने के बाद कुछ देर तक यही सेम साउंड आपको सुनाई पड़ती रहती है, जिसे हमने कहा अनुरणन, रिवर्बरेशन। और इस साउंड को कमरे के अंदर सुनाई पड़ते रहने का कारण क्या होता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन, यानी कई बार उसका रिफ्लेक्शन होता है। इको में क्या था? साउंड गई, एक सरफेस से टकराई और एक ही बार फिर वापस आई, आपने एक बार इसको रिपीट होते हुए सुना। लेकिन बंद कमरे के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस हुई वो इधर से इधर गई, मतलब मल्टीपल टाइम्स इसका रिफ्लेक्शन होता रहता है और ये साउंड कमरे के अंदर बनी रहती है कुछ देर तक और आप उसे सुनते रहते हैं, कई बार आपको सुनाई पड़ती है। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन यानी कई बार जो रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन जो होता है अलग अलग सरफेस से, अलग अलग सतहों से, जिसकी वजह से एक ही ध्वनि आपको बार बार रिपीट होकर सुनाई पड़ती है। सेम साउंड इज रिपीटेड, ठीक है। तो और वो कई बार रिपीट होती है, सिर्फ एक बार नहीं, तब इसे आप रिवर्बरेशन यानी अनुरणन कहते हैं। यानी रिवर्बरेशन का मेन कॉज क्या हुआ? मल्टीपल रिफ्लेक्शन, कमरे के अंदर अलग अलग सरफेस से कई बार रिफ्लेक्शन होना, ठीक है। तो ये रिवर्बरेशन तो हो गया। तो रिवर्बरेशन टाइम क्या है, अनुरणन काल क्या होता है? तो फ्रेंड्स, अनुरणन काल को जानने के लिए देखिए कि जब जिस रूम के अंदर, जिस कमरे के अंदर आपने एक साउंड प्रोड्यूस किया, तो अब तो हमने अभी तक क्या कहा, थोड़ी देर तक वो हमें सुनाई पड़ती रहती है। अब आप मानिए कि आपने जब साउंड प्रोड्यूस किया है ना, कोई साउंड प्रोड्यूस हो रही है, जैसे ही एक बार प्रोड्यूस करके आप उसे स्विच ऑफ कर देंगे ना, मतलब प्रोड्यूस करना आपने बंद कर दिया, या जैसे हम बोल रहे हैं तो हमने जो भी बोला वर्ड उसको बोल करके कंटिन्यूस तो चल नहीं रहा है। अगर आपने कोई हॉर्न बजाया है तो हॉर्न को जिस आपने बजाया और जिस समय स्विच ऑफ किया, यानी जस्ट जिस टाइम पे प्रोड्यूस हो चुकी है ना, तो साउंड कमरे के अंदर प्रोड्यूस हो चुकी है, इस समय पर ये मैक्सिमम इंटेंसिटी पर होगी। जैसे जिस समय इसका प्रोडक्शन हुआ ये मैक्सिमम इंटेंसिटी पर है। मान लीजिए प्रोडक्शन के टाइम पे इसकी इंटेंसिटी है E, ठीक है। अब अगर जो इंटेंसिटी से ये प्रोड्यूस हुई है, अब यहां से चलेगी और इन सरफेसेस से टकराएगी और फिर यहां से रिफ्लेक्ट होकर के किसी और सरफेस से टकराएगी, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा। और आप जानते हैं कि कोई भी वेव अगर किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है, आपतित होती है कोई भी वेव, तो यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। एक तो ये कि जब वेव सरफेस से टकराएगी तो इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा यानी परावर्तित हो जाएगा, कुछ पार्ट इसको सरफेस को क्रॉस करके दूसरी साइड निकल जाएगा और कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा। यानी ये तीन पॉसिबिलिटी होती है जब एक वेव, एक तरंग किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है, आपतित होती है, तो ये इंसिडेंट वेव में तीन कंडीशंस पॉसिबल हैं कि वो कहाँ जाएगी इंसिडेंट होने के बाद, आपतित होने के बाद। तो एक तो ये कि वो वाली वेव जो इंसिडेंट हुई है उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होके सेम मीडियम में आ गया, इंसिडेंट हुई रिफ्लेक्ट होके सेम मीडियम में आ गया, कुछ पार्ट इस जिस सरफेस से टकराई उसको क्रॉस करके निकल गया और कुछ एब्जॉर्ब हो गया। तो यहाँ ये तीन कंडीशंस होती हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जितनी इंटेंसिटी से आपने वेव को इंसिडेंट कराया, सरफेस पर जितनी तीव्रता की तरंग आपने आपतित कराई थी, वो पूरी की पूरी एज सच आपको नहीं मिलती है। यानी अगर ई इंटेंसिटी आपने प्रोड्यूस किया, ये जाके इस सरफेस से टकराई, तो रिफ्लेक्ट होने वाली जो वेव है वो सेम इंटेंसिटी की नहीं होगी, बल्कि इस इंटेंसिटी से कुछ कम होगी, है ना। मान लीजिए आपने 10 इंटेंसिटी की वेव को इंसिडेंट कराया, तो ये रिफ्लेक्ट होने वाली इंटेंसिटी 10, 11, 12 ऐसा नहीं हो सकता। ये मैक्सिमम अगर आएगी तो 10 आ सकती, लेकिन वो भी नहीं आती, कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ ना कुछ रिफ्रैक्शन होता है। तो वापस आने वाली जो नॉर्मली है वो इस जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है उससे कम होगी। यानी मान लीजिए 9 हो गई, 8 हो गई, 7 हो गई, तो रिफ्लेक्टेड जो वेव है उसकी इंटेंसिटी इंसिडेंट वेव की इंटेंसिटी से
कम रह जाएगी। ठीक है, अब जब रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी कम है यानी हर रिफ्लेक्शन के बाद ये इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। जितनी बार रिफ्लेक्ट होगा तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। यहां से रिफ्लेक्ट हुई तो कुछ कम हुई, ई से थोड़ी सी कम हुई, फिर यहां आएगी, यहां से रिफ्लेक्ट होगी तो फिर कुछ कम, फिर अगले सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी तो फिर कुछ कम, यानी जितनी बार रिफ्लेक्शन हो रहा है ई इंटेंसिटी डिक्रीज होती चली जा रही, घटती चली जा रही है ना। और उसी के अकॉर्डिंग जो साउंड आपको बार बार सुनाई पड़ रहा है, सबसे स्टार्टिंग में सबसे तेज आपने सुना, फिर उसको डिक्रीज करते हुए यानी घटती हुई इंटेंसिटी में आप सुनते हैं और धीरे धीरे करके वो सुनाई देना लास्ट में बंद हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जब साउंड प्रोड्यूस हुई तब उसकी इंटेंसिटी ई अगर है तो ये हमें कितनी देर तक सुनाई पड़ती रहेगी। हर बार घटते घटते इंटेंसिटी घटती जा रही हर रिफ्लेक्शन के बाद, तो एक समय ऐसा आता है जब घटते घटते ये ई इंटेंसिटी कहां पहुंच गई, ई का 1/10⁶ टाइम्स इतनी इंटेंसिटी बची है ना। जो ई थी स्टार्टिंग में वो डिक्रीज करते करते इतनी रह गई, और वो जिस टाइम पर इतनी बची है ना, कहां से, जब प्रोड्यूस हुई थी वहां से लेकर के वो टाइम, जितने टाइम में ये E इंटू 1/10⁶ बचती है, तो इसी टाइम को कहते हैं रिवर्बरेशन टाइम यानी अनुरणन काल। ठीक, जहां पे साउंड प्रोड्यूस हुई उस समय मैक्सिमम इंटेंसिटी, हर रिफ्लेक्शन के बाद वो घटी और डिक्रीज करते करते कितनी बच गई, इतनी बची। तो इसमें कुछ टाइम लगा होगा, तो जहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी थी यानी जब ये प्रोड्यूस हुई थी तब से इस इंटेंसिटी तक पहुंचने में जो टाइम लगा उसे हम कहते हैं रिवर्बरेशन टाइम यानी अनुरणन काल। ठीक है, और जब अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी का E इंटू 1/10⁶ रह जाती है वेव, साउंड वेव आपकी जब इतनी जिस समय बचती है उस समय तक ये अभी इसके जस्ट पहले तक सुनाई पड़ रही थी और यहां पहुंचते ही ये सुनाई देना बंद हो जाती है। यानी यहां से स्टार्ट हुई थी सुनाई देना और यहां तक आपको सुनाई पड़ती रहेगी डिक्रीज करती हुई इंटेंसिटी में, यहां तक पहुंची तो ये सुनाई देना बंद हो जाएगी, अब आपको सुनाई नहीं पड़ेगी। इस टाइम इंटरवल को कहते हैं रिवर्बरेशन टाइम। ठीक है, और इस रिवर्बरेशन टाइम को निकालने का जो फॉर्मूला है वो एक साइंटिस्ट ने दिया था, उन्हीं के नाम पर उस फॉर्मूले को सेबाइन फॉर्मूला कहते हैं। यानी सेबाइन का फॉर्मूला क्या करता है, वो इस रिवर्बरेशन टाइम को, अनुरणन काल को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। तो फ्रेंड्स, ये बेसिक चीजें मैंने भी आपको बताई हैं, आइए इसी को हम डिस्कस कर लेते हैं कि रिवर्बरेशन क्या है। The sound produced in any open place is heard by the audience just once, है ना। ओपन प्लेस पे जब सुनते हैं आप, जैसे हमने इको की बात की थी, ठीक है, तो ओपन प्लेस में तो एक ही सरफेस से जाके टकराती है और वापस आती है, इसीलिए कह रहे हैं ओपन प्लेस पे जो हमने ओपन प्लेस में प्रोड्यूस किया तो एक बार सुनी, अगर एक सरफेस सामने है तो रिफ्लेक्ट होके एक बार और आके यानी एक बार रिपीट होके सुनाई पड़ जाएगी आपको। अगर सामने ऑब्स्टेकल नहीं है, अवरोध नहीं है, तो सिर्फ एक बार सुनाई पड़ेगी। एक ऑब्स्टेकल है तो एक बार आपने इको सुना, ठीक है, लेकिन बंद कमरे में मल्टीपल टाइम्स आप सुनते हैं, ठीक है ना। इसी चीज को यहां बताया गया कि साउंड प्रोड्यूस्ड इन एनी ओपन प्लेस इज हेard by the audience once because the sound comes directly to the audience, है ना, from the source। सोर्स से सीधे आ गई, यानी वहां कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं था, कोई भी अवरोध नहीं है रास्ते में। बट व्हेन द साउंड इज जनरेटेड इन एनी हॉल, ठीक है, अब बंद कमरे में, ऑडिटोरियम में हमने इसको प्रोड्यूस किया साउंड को, इट स्प्रेड्स इन ऑल द डायरेक्शन, तो बंद कमरे के अंदर चारों तरफ हो जाएगी, ठीक है, तो सीधी जाएगी और जो सामने सरफेस है उसे टकरा के वापस आएगी, एंड रीचेस द ऑडियंस रिपीटेडली अगेन एंड अगेन आफ्टर कोलाइडिंग विद द वॉल्स। वॉल से बार बार टकरा करके और ऑडियंस के पास मल्टीपल रिफ्लेक्शन से पहुंचती है। वॉल से टकराएगी, फ्लोर से, सीलिंग से, है ना, हर जगह से, अलग अलग सरफेस से, सब जगह से टकरा के आएगी, ठीक है।
Hence the audience receives several reflected sound, है ना, डायरेक्ट के साथ साथ जो अलग अलग जगह से बार बार रिफ्लेक्ट होके आ रही है उसको भी रिसीव करेगा ऑडियंस, ठीक है, along with direct sound wave, ठीक है, even when the source of sound is switched off, सोर्स को, जो मेन सोर्स है उसको हमने स्विच ऑफ कर दिया, उसके बाद भी काफी देर तक मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के कारण, बार बार परावर्तन होने के कारण हमें वो साउंड सुनाई देती रहती है। द रिफ्लेक्टेड वेव्स कीप कमिंग, है ना, आती रहती है बार बार रिफ्लेक्ट होकर के। दे रिमेन प्रेजेंट इन द ऑडिटोरियम फॉर सम टाइम आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर, बार बार रिफ्लेक्शन होता है जिसकी वजह से कुछ देर तक वो साउंड उसी कमरे के अंदर सुनाई देती रहती है। That keep losing some energy in every collision, जितनी बार रिफ्लेक्शन होगा हर बार उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, इंटेंसिटी उसकी घटेगी, एंड अल्टीमेटली गेट सो वीक दैट दे कांट बी हेard, ठीक है। सो द प्रोलोंगेशन और परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ रूम even when sound source has stopped is called the reverberation, ठीक है, साउंड सोर्स को बंद कर दिया लेकिन उसके भी कुछ देर बाद तक हमें वो साउंड सुनाई पड़ती रहती है बंद कमरे में, उसी को हम कहते हैं रिवर्बरेशन। यानी कक्ष में एक ध्वनि स्रोत, किसी हमने ध्वनि स्रोत से एक ध्वनि उत्पन्न करी है, यदि किसी क्षण स्रोत बंद कर दिया जाए, स्रोत को हमने बंद कर दिया है ना, तो जिस समय हमने बंद किया मैक्सिमम इंटेंसिटी रही होगी उस साउंड की, तो फिर भी कुछ देर तक ध्वनि कमरे में ही सुनाई पड़ती रहेगी। इसका कारण यह है कि कक्ष की दीवारों, फर्श, दरवाजों, मेज, कुर्सी आदि जो भी है उसके अंदर लगातार ध्वनि का परावर्तन होता रहता है। यदि ध्वनि स्रोत को बंद कर देने पर भी कुछ देर तक ध्वनि सुनाई पड़ती रहती है, तो इसी घटना को कहते हैं अनुरणन, ठीक है, रिवर्बरेशन या अनुरणन। और फिर हमने चर्चा की रिवर्बरेशन टाइम की। सो टाइम इंटरवल between the amount of time interval between the moment the source is cut off, है ना, जिस टाइम पर हमने सोर्स को रोका यानी साउंड प्रोड्यूस करके जस्ट रुके थे उस समय मैक्सिमम थी इंटेंसिटी, ठीक है। सो द टाइम इंटरवल बिटवीन द मोमेंट द सोर्स इज कट ऑफ टू द मोमेंट इट्स साउंड यानी इको गेट्स इनऑडिबल, ठीक है, जब हमने जस्ट प्रोड्यूस किया वहां से जब ये हमें सुनाई पड़ना बंद हो जाती है वहां तक का टाइम इंटरवल इज नोन एज द रिवर्बरेशन टाइम। आफ्टर द सोर्स ऑफ साउंड स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग साउंड, द टाइम टेकन बाय द इंटेंसिटी ऑफ साउंड टू गेट इटसेल्फ डिक्रीज्ड टू मिलियंथ पार्ट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रिवर्बरेशन टाइम। जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि मैक्सिमम इंटेंसिटी ई थी और वो टाइम जिसमें ये ई से लेकर के कहां तक रह गया पहुंचकर ई इंटू 10⁶, है ना, मिलियंथ रह गया उसका, जो पहले वैल्यू थी उसका 1 मिलियन पार्ट ही बचा अब जाकर के। तो इस टाइम इंटरवल को जितने टाइम में यहां से यहां पहुंची है साउंड, उसी को हम कहते हैं रिवर्बरेशन टाइम, ठीक है ना। सो द स्टैंडर्ड रिवर्बरेशन टाइम इज टाइम taken by the sound to fall to 1/10⁶ times of its intensity just before the source is cut off, okay? तो क्या है आपका अनुरणन काल? किसी कक्ष में एक ध्वनि स्रोत से ध्वनि उत्पन्न की जा रही है, कक्ष में ध्वनि की तीव्रता शीघ्र ही अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है, यानी ई पे पहुंच गई, हमने अब वहां पे सोर्स को स्विच ऑफ किया। अब यदि ध्वनि स्रोत को किसी क्षण बंद कर दिया जाए तो फिर भी कुछ समय तक ध्वनि सुनाई देती रहती है। अतः ध्वनि स्रोत को बंद कर देने पर जितने समय तक ध्वनि सुनाई देती रहती है वह समय कक्ष का अनुरणन काल होता है। और ये किसके बराबर होगा? जितनी देर में ई इंटेंसिटी से E इंटू 1/10⁶ इंटेंसिटी बचती है, इस टाइम को कहते हैं अनुरणन काल या रिवर्बरेशन टाइम, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तो रिवर्बरेशन टाइम था। फिर हमने बात की थी सेबाइन फॉर्मूले की, तो सेबाइन फॉर्मूला भी जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है, अक्सर ये भी पूछ लिया जाता है। यहाँ आप एक फॉर्मूला देख रहे हैं, ये T = 0.165 V/A, ठीक है,
ये T इज इक्वल टू 0.165 V/A। तो यहाँ ये जो T है ये आपका रिवर्बरेशन टाइम है, अनुरणन काल है। ये V उस बंद कमरे का, जो आप एक रूम के अंदर है, उसका वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द रूम, ठीक है। और ये A क्या है, इस A को कहते हैं ओपन विंडो यूनिट। और क्या है वो हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं फ्रेंड्स, है ना। मतलब कि किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है आपका जो रिवर्बरेशन टाइम है। 0.165 तो एक फिक्स नंबर हो गया, ठीक है। V यानी कमरे का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द रूम, कमरे का आयतन। और A यानी ओपन विंडो यूनिट है। और ये ओपन विंडो यूनिट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओपन विंडो यूनिट किसके बराबर होती है, जो कमरे के अंदर टोटल जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है कक्ष में, कुल ध्वनि अवशोषण, यानी कितना टोटल एब्जॉर्प्शन हुआ है कमरे के अंदर, वो है कैपिटल A, ओपन विंडो यूनिट, ठीक है। कमरे के अंदर जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता रहता है साउंड का, और हर रिफ्लेक्शन पर कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी से E इंटू 1/10⁶ तक आने में जितना टोटल एब्जॉर्प्शन हुआ है, यानी हर रिफ्लेक्शन पे जोड़ते जाएं, जितना टोटल एब्जॉर्प्शन हुआ है, अवशोषण हुआ है, वो है कैपिटल A, जिसे कहते हैं ओपन विंडो यूनिट। ये टोटल एब्जॉर्प्शन के बराबर होता है। और कैसे इसे निकालते हैं, तो निकालने का ये फॉर्मूला है, यानी कैपिटल A इज इक्वल टू समेशन स्मॉल a s। अब ये क्या है, समेशन स्मॉल a इंटू s, ये क्या होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर बंद कमरे के अंदर। अब कमरे के अंदर आप ऑब्जर्व करिए, पूरा कमरा एक सा नहीं होता है ना। जैसे मान लीजिए आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं, तो क्लासरूम में सोचिए ये ब्लैक बोर्ड यहाँ लगा हुआ है, इधर मान लीजिए व्हाइट शाइनिंग वॉल है ना। इधर सोचिए नोटिस बोर्ड आपके यहाँ एक लगा हुआ है, फिर चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, ये बहुत सारे हैं और सब अलग अलग नेचर के सरफेस हैं, ठीक है ना। जैसे ब्लैक बोर्ड ब्लैक कलर का है तो ये एब्जॉर्प्शन ज्यादा करेगा, जो शाइनिंग वॉल होगी व्हाइट कलर में उसका एब्जॉर्प्शन कम होगा, है ना। यानी हर सरफेस का नेचर अलग अलग होगा और सरफेस का एरिया भी अलग अलग होगा। तो मान लीजिए कि इस सरफेस का एरिया है S1, है ना, किसी का एरिया है S2, यानी कमरे के अंदर जितने सरफेसेस हैं सबका एरिया आप इस तरीके से नोट करेंगे। और हर सरफेस का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट भी नोट करना है, अवशोषण गुणांक, जिसे स्मॉल a से लिख रहे थे हम लोग, समेशन AS में जो स्मॉल a है वो इन सरफेसेस का अवशोषण गुणांक एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है। जैसे मान लीजिए जिसका एरिया S1 है उसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट A1 है, इसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है A2, इसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट A3 है। इसी तरह अलग अलग सरफेसेस के एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट यानी अवशोषण गुणांक होंगे। तो फ्रेंड्स ये अवशोषण गुणांक होता क्या है, हम पहले ये भी यहाँ पे बता देते हैं आपको, ठीक है। अवशोषण गुणांक का क्या मतलब, एक सरफेस पर, गिवन सरफेस ऑफ द गिवन एरिया, जितना भी इसका एरिया है ना, तो जो भी एरिया है इस सरफेस पर, इस सरफेस पे आपने कोई जो है रेडिएशन इंसिडेंट कराया है ना, कोई वेव आपने आपतित कराई, आप उस पर एनर्जी डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसका कुछ पार्ट तो एब्जॉर्ब होगा, कुछ रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अलग अलग केस इसमें होंगे, कहीं एब्जॉर्प्शन होगा तो कुछ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, कुछ उससे बाहर निकल जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। तो कितनी टोटल एनर्जी आपने इस पे इंसिडेंट कराई है ना, कितनी टोटल एनर्जी आपने इंसिडेंट कराई, मान लीजिए हम E0 एनर्जी इंसिडेंट कराते हैं, और कितना इसी पूरे इसी सरफेस ने, गिवन सरफेस ने कितना एब्जॉर्ब किया, E1, ठीक है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड जो अवशोषित हुई है डिवाइडेड बाय एनर्जी इंसिडेंट यानी जो आपतित हुई है ऑन द गिवन सरफेस, जितना भी सरफेस था, जो भी अंडर कंसिडरेशन है, उस टोटल सरफेस पर जो एनर्जी इंसिडेंट है, आपतित है, वो E0 है, और उसने जो एब्जॉर्ब किया, अवशोषित किया, वो है E1, ठीक है। तो बाय द गिवन सरफेस एनर्जी एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सेम सरफेस, है ना, दिए गए सतह द्वारा जो ऊर्जा अवशोषित हुई है अपॉन
उसी सेम सतह ने पर जितनी एनर्जी हमने, जितनी ऊर्जा हमने आपतित कराई, तो इसे हम कहते हैं इस गिवन सरफेस का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, है ना। तो इस तरह देखें तो हर सरफेस का देखिए अलग अलग एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट आ रहा है और आना भी चाहिए, ठीक। तो अब अलग अलग एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जब हमारा आ रहा है, हर सरफेस का सरफेस एरिया अलग है और हर सरफेस का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट यानी अवशोषण गुणांक अलग है, तो टोटल कितना इसमें एब्जॉर्प्शन हुआ होगा कमरे में, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, जहां जहां से वो साउंड रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, वो सारे सरफेसेस, कमरे के अंदर के जितने सरफेस हैं उन सबका एरिया हमने नोट किया S1, S2, S3 और उनके करस्पॉन्डिंग यानी संगत एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, अवशोषण गुणांक हमारे पास है। तो अब हम इस सरफेस से कितना एब्जॉर्ब हो रहा होगा, हमें ये सब इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, तो A1 इंटू S1, ये इस सरफेस के लिए कैलकुलेशन, A2 इंटू S2 ये दूसरे सरफेस का कैलकुलेशन आ जाएगा, इसी तरह A3 इंटू S3 ये अगले सरफेस का कैलकुलेशन आ जाएगा। तो सारे सरफेसेस का जब हम कैलकुलेशन करेंगे और इन सबको जोड़ देंगे तो वो बन जाता है समेशन AS, जिसे हम कहते हैं कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम कहते हैं ओपन विंडो यूनिट, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आई हैं कि कैपिटल A क्या चीज है। कैपिटल A को हम ओपन विंडो यूनिट कह रहे हैं। और सेबाइन के फॉर्मूले पर हम वापस आते हैं जरा सा। यहां हम लोग देख रहे थे सेबाइन का फॉर्मूला, तो इसमें कैपिटल V क्या है आपने देखा, कैपिटल A क्या है ये भी हम लोगों ने देखा कैसे निकालेंगे, और इसका रिवर्बरेशन टाइम के साथ क्या रिलेशन होता है। तो फ्रेंड्स ये तो है सेबाइन फॉर्मूला, इसका मैं यहाँ पर डेरिवेशन नहीं दे रही हूँ, लेकिन अगर आपको डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा, तब मैं सेबाइन फॉर्मूले का डेरिवेशन भी आपको अलग से दे दूंगी अलग वीडियो में, क्योंकि वो एक लंबा फुल डेरिवेशन होता है, ठीक है। तो ये आपका रिवर्बरेशन टाइम जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सेबाइन फॉर्मूले से हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया और कैलकुलेशन का पूरा प्रोसेस भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है कि हमने सेबाइन फॉर्मूला डिस्कस किया, ठीक है। सेबाइन फॉर्मूले में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि एक फॉर्मूला था हमारे पास T इज इक्वल टू 0.165 V अपॉन कैपिटल A, ये सेबाइन फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। और जब इस सेबाइन फॉर्मूले को हमने डिस्कस किया तो उसमें ये जो कैपिटल A हमने यूज किया है, जिसे हमने क्या नाम दिया, इस कैपिटल A को हमने नाम दिया टोटल एब्जॉर्प्शन, कुल अवशोषण। तो फ्रेंड्स वहां कई बार स्टूडेंट्स को यूनिट को लेकर के कंफ्यूजन हो जाता है, यानी सेबाइन का फॉर्मूला जो डिस्कस किया उसमें यूनिट को लेकर के कंफ्यूजन होता है। जैसे ही कहा जाता है टोटल एब्जॉर्प्शन, तो इसे लोग कुछ एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट समझने लगते हैं या कि इसे कुछ एनर्जी से रिलेट करने लगते हैं, क्योंकि कोई सरफेस एनर्जी उस पर आप डाल रहे हैं तो उसका कुछ पार्ट वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसे कुछ एनर्जी से कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे इसे कुल अवशोषण या टोटल एब्जॉर्प्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ बता दें कि ये जो कैपिटल A हम लोगों ने बात की है, ये एनर्जी की यूनिट इसकी बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ते समय ही आपने देखा कि जब आप यूज करते हैं फॉर्मूला यहाँ पर T इज इक्वल टू 0.165 V अपॉन कैपिटल A, जिसमें कैपिटल A को हम लोगों ने कैसे लिखा था, समेशन AS, ठीक है। तो यहां से A क्या है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, जिसको अच्छे से हम लोगों ने भी पिछले वीडियो में देखा था, जिसकी कोई यूनिट नहीं थी, क्योंकि स्मॉल a जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट आ रहा है, इसे हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय अ सरफेस डिवाइडेड बाय एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस, एक दी गई सतह के द्वारा कुल अवशोषित ऊर्जा अपॉन उसी सतह पर आपतित ऊर्जा। तो ऊर्जा को ऊर्जा से डिवाइड किया, यानी इस A की कोई यूनिट नहीं बची। और ये S क्या है, सरफेस। तो अगर हम इसकी यूनिट देखें, A की यूनिट नहीं है, S सरफेस है, सरफेस एरिया, तो एरिया की यूनिट आएगी, यानी ये टोटल किस यूनिट में होगा, एरिया की यूनिट में, क्षेत्रफल की मात्रक में होगा। कैपिटल A
एरिया की यूनिट में होगा, यानी इसका एनर्जी से रिलेशन नहीं है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आज हम इसी को थोड़ा और डिटेल में यहाँ डिस्कस करने के लिए जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो बिना डिले किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं ये डिस्कशन, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। फ्रेंड्स आइए स्टार्ट कर लेते हैं इसको, हम और आगे डिटेल में यहाँ पर देख लेते हैं इस इंपॉर्टेंट पार्ट को भी, और साथ ही जान लेते हैं ओपन विंडो यूनिट क्या है। फ्रेंड्स ओपन विंडो यूनिट का क्या मतलब होगा? सबसे पहले तो ओपन विंडो क्या है, जब ओपन विंडो यूनिट पे जाएंगे तो हम ओपन विंडो को भी डिस्कस कर लें एनर्जी के रेस्पेक्ट में, है ना, ऊर्जा के रेस्पेक्ट में, ऊर्जा के संदर्भ में। आप सोचिए अगर आपके सामने एक खुली हुई खिड़की है, ओपन विंडो है, ठीक है, और इधर से कोई चीज आप फेंकें, खुली खिड़की है तो ये सीधे विंडो से बाहर चली जाएगी, यानी ये रिफ्लेक्ट होकर के नहीं आ सकती। ठीक है, यही चीज एनर्जी के सेंस में जब हम कहेंगे कि यानी जो एनर्जी ओपन विंडो पर इंसिडेंट कराई होगी आपने, तो जितनी ओपन है उस पे आने वाली पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा सीधे बाहर निकल जाएगी, यानी वो एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर के नहीं आएगी। अब अगर एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर के नहीं आ रही है तो आपको बिल्कुल ऐसी फीलिंग आएगी कि इस विंडो वाला जो सरफेस है, ओपन विंडो वाला जो सरफेस है, खुली खिड़की वाला जो सरफेस है, उसने जितनी एनर्जी इस पर गिरी उस सबको एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया। ठीक, तो ओपन विंडो जो वर्ड यूज किया जा रहा है वो इस सेंस में यूज किया जा रहा है कि जो सरफेस ऐसा है कि उस पर जितनी एनर्जी गिरे वो सारी की सारी विंडो एब्जॉर्ब कर जाए, यानी रिफ्लेक्ट होके कुछ भी ना आए, सारा एब्जॉर्ब कर ले, तो उस सरफेस को हम ओपन विंडो कहेंगे। ठीक है, ओपन विंडो से हमने कंपेयर करके देखा कि हम टर्म ओपन विंडो यहां क्यों यूज कर रहे हैं। उस सरफेस को कहेंगे ओपन विंडो जिस पर जैसे ही गिरती है आकर के, जितनी भी एनर्जी गिरेगी, जितनी भी ऊर्जा इंसिडेंट होगी, वो सारी की सारी विंडो एब्जॉर्ब कर जाए, है ना, यानी रिफ्लेक्ट कुछ ना करे, तो उसको हम बोलेंगे ओपन विंडो। लेकिन नॉर्मल सरफेसेस में तो हमने आपने डिस्कस किया एक एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को, यानी स्मॉल ए को हम लोगों ने क्या कहा, स्मॉल ए को हमने कहा एनर्जी इंसिडेंट ऑन अ गिवन सरफेस डिवाइडेड बाय एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द गिवन सरफेस। एक दिए गए सतह के द्वारा अवशोषित ऊर्जा डिवाइडेड बाय उसी सतह पर आपतित होने वाली कुल ऊर्जा। ठीक है, तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी हो गई। इस तरीके की हम लोगों ने अवशोषण गुणांक यानी एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की डेफिनेशन देखी है। ठीक है, तो इससे हम ओपन विंडो के टर्म्स में अगर रिप्रेजेंट करना चाहे, ओपन विंडो आपने समझ लिया, अब हम ओपन विंडो के टर्म्स में इसी एब्जॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करना चाहें अगर, तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई सरफेस है ना, इसका कुछ एरिया होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसा अभी हम लोगों ने आज लिया हुआ है, तो हम इसे कह देते हैं ये 20 मीटर स्क्वायर एरिया है। ठीक है, अब टोटल 20 मीटर स्क्वायर एरिया है और इसका कुछ एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है ना, तो इसका मतलब इस पूरे एरिया पे जितनी एनर्जी गिरेगी वो सारी की सारी ये एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, ये अपने एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी। ठीक, अब अगर आपने इसको स्टडी किया और आप ये पाते हैं कि इसने एब्जॉर्ब कितनी एनर्जी की, एनर्जी इंसिडेंट हुई तो ये पूरे सरफेस पर है ना, लेकिन इसने एब्जॉर्ब कितना किया, तो एब्जॉर्ब जो करेगा, आपने इसको नोट किया, आपने जिस सरफेस को स्टडी किया, यानी जिस केस को आप स्टडी कर रहे हैं उसमें, तो मान लीजिए आप ये पाते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर है ना, 1 मीटर स्क्वायर ओपन विंडो पर है ना, खुली खिड़की पर 1 मीटर स्क्वायर की अगर ओपन विंडो है, उस पर जो एनर्जी गिर रही थी, इंसिडेंट हो रही थी, यानी जितनी गिरेगी उतनी ही यहां एब्जॉर्ब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये ओपन विंडो है। तो 1 मीटर स्क्वायर ओपन विंडो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, वही एनर्जी इस पूरे सरफेस यानी 20 मीटर स्क्वायर ने एब्जॉर्ब किया। ठीक है, तो अगर हम इस डेफिनेशन से इसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट निकालें, तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या आएगा, 1 मीटर स्क्वायर ओपन विंडो के बराबर इस पूरे सरफेस ने एनर्जी एब्जॉर्ब किया।
ठीक है। तो ओपन विंडो के टर्म्स में यानी 20 मीटर स्क्वायर सरफेस ने 20 मीटर स्क्वायर सरफेस में से सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर ऐसा था जो कि ओपन विंडो था, और रिमेनिंग 19 मीटर स्क्वायर ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो ओपेक है ना, वो अपारदर्शी यानी एनर्जी को नहीं जाने देता, पूरा रिफ्लेक्ट कर देगा। क्लियर? तो इसको हम ऐसे समझ लें कि 20 मीटर स्क्वायर में जो टोटल एनर्जी इंसिडेंट होगी उसमें सिर्फ ये ओपन विंडो है, यानी इस पे जितना आता है वो टोटल एब्जॉर्ब, और रिमेनिंग से टोटल रिफ्लेक्टेड बैक, है ना। तो अब इसको आप कंपेयर करिए एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट से, तो ये एक तरह से किसके इक्विवेलेंट है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड के रेशियो को बताएगा, और ये टोटल बताएगा एनर्जी इंसिडेंट, यानी 20 मीटर 19 + 1 20 मीटर बताएगा एनर्जी इंसिडेंट को। तो ओपन विंडो 1 मीटर स्क्वायर ओपन विंडो की इक्विवेलेंट इस 20 मीटर स्क्वायर ने एब्जॉर्ब किया, है ना। तो इसका मतलब ये 1 मीटर स्क्वायर एब्जॉर्ब्ड पोर्शन ऑफ एनर्जी का रेशियो बताएगा। तो या इससे सीधे सीधे क्या आ जाएगा आपका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट 1/20, है ना। तो ये हम ओपन विंडो के टर्म्स में भी निकाल पा रहे हैं, इसलिए इसका जब कोई यूनिट नहीं है तो हम यहां यूनिट यूज कर लेते हैं ओपन विंडो यूनिट, ठीक है। या यहां से हमने निकाला अगर अपना एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट अवशोषण गुणांक, तो ये हो गया ओपन विंडो यूनिट। क्यों ओपन विंडो यूनिट में कह रहे हैं, आप समझ गए। इससे हम एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को ओपन विंडो से रिलेट करके एक्सप्लेन कर पाते हैं, है ना। चाहे हमने ऐसे निकाला हो पर वो इसी के इक्विवेलेंट आता है, इसी तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। ये वाला पार्ट एक बार फिर से देख लीजिए, मैं फिर से एक बार शॉर्ट में आपको बता देती हूं कि मान लीजिए 20 मीटर स्क्वायर का आपको सरफेस दिया, ठीक है। पूरे 20 मीटर स्क्वायर में बराबर से एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, यानी हर जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके एनर्जी इंसिडेंट हो रही है। लेकिन ये जो टोटल एनर्जी इसमें एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो सिर्फ उतनी है जितनी 1 मीटर स्क्वायर का ओपन विंडो एब्जॉर्ब करता है ना। ओपन विंडो का मतलब जितनी गिरी वो पूरी एब्जॉर्ब। तो हम ये मान सकते हैं कि इसके अंदर एक छोटा सा मान लीजिए ओपन विंडो है, ये 1 मीटर स्क्वायर का है, ठीक है। तो टोटल अगर 20 मीटर स्क्वायर पर जितनी एनर्जी आई होगी वो इंसिडेंट है, और 1 मीटर स्क्वायर की एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है, बाकी पोर्शन रिफ्लेक्ट कर देता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 1 और 20 अगर इसको यूज करें तो ये वो रेशियो हमें दे देगा जो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एनर्जी इंसिडेंट को बता रहा है। तो यहां से हम सीधे ओपन विंडो यूनिट टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, जो वही आएगा जो हम इस फॉर्मूले से निकाल रहे थे। तो फ्रेंड्स ओपन विंडो एनर्जी के केस में क्या है आप समझ गए। जिस तरह से खुली खिड़की पर कोई ऑब्जेक्ट आप फेंकते हैं तो बाहर निकल जाता, रिफ्लेक्ट नहीं होता, यानी अगर ओपन विंडो हो तो उस पर जो एनर्जी गिरेगी वो सारी क्रॉस कर जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं विंडो ने एब्जॉर्ब कर लिया सारा। तो ओपन विंडो वो एरिया है जिसपे जितनी एनर्जी इंसिडेंट हो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। और इस तरीके से हम ओपन विंडो यूनिट के टर्म्स में एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को निकालते हैं, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जब हम ओपन विंडो यूनिट के टर्म्स में निकाल रहे हैं तो हमारा सेबाइन फॉर्मूले में अभी स्टार्टिंग में भी देखा था T = 0.165 V/A हम लोगों ने लिया था। सेबाइन फॉर्मूले में जो A आता है, A कितना आया था, समेशन AS, है ना। और यहां मैंने बताया भी कि इसकी यूनिट यहां से कितनी आ रही है, एरिया की यूनिट, यानी SI सिस्टम में है तो ये मीटर स्क्वायर में आएगा। तो ये A हमारा मीटर स्क्वायर में है और ये V है वॉल्यूम, यानी SI सिस्टम में V की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब, है ना। वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब होगी। और ये भी ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये जो 0.165 है ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जब हम सेबाइन फॉर्मूले का डेरिवेशन करते हैं तो ये 0.165 जो कैलकुलेशन आता है ये कुछ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद आता है। तो इसकी अपनी एक यूनिट होती है और 0.165 की यहाँ पे यूनिट जो होती है वो क्या होगी, वो यूनिट होती है सेकेंड अपॉन मीटर, ठीक है। 0.165 की यूनिट आती है इसमें सेकेंड अपॉन मीटर। तो अब अगर आप सीधे सीधे देखें 0.165 किस यूनिट में है, सेकेंड अपॉन मीटर में, ठीक है। और वॉल्यूम किस में है आपका, मीटर क्यूब में।
और एक इसमें है मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो अगर इन सबको सॉल्व करें तो इसकी यूनिट क्या आएगी, सेकेंड, है ना। और देखिए ये क्या था, ये रिवर्बरेशन टाइम था, और टाइम की ऐसा यूनिट क्या होनी चाहिए थी, सेकेंड, है ना। इसीलिए जब सेबाइन फॉर्मूले में हम इस ए को इस ओपन विंडो यूनिट से कैलकुलेट करके रखते हैं तो टी सीधे सीधे सेकेंड्स में आ जाता है। और इसी तरह सेबाइन फॉर्मूले का ही कैलकुलेशन करते करते जब उसमें बीच में एक टर्म आता है आपका जो कि होता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के अवशोषण की दर। ठीक है, तो वहां पे भी हम इसी ए का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस ए को जैसे ही आप ये मीटर स्क्वायर, जैसे हम कई बार शॉर्ट में मतलब मीटर स्क्वायर को भी हम मीटर स्क्वायर ना कह के अगर ओपन विंडो यूनिट में ए लिखा हुआ है कि ए कैपिटल ए, दिस कैपिटल ए इन ओपन विंडो यूनिट, तो अंडरस्टूड आप समझ जाइएगा कि ये मीटर स्क्वायर है। और उसे एसआई सिस्टम वाली वो वैल्यू जैसे ही हम वहां फॉर्मूले पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा अवशोषण की जो समय दर आएगी वो अपने आप जूल पर सेकंड में आ जाएगी। इसलिए यूनिट में कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। तो देख लीजिए जरा सा, इसी चीज को मैंने यहां पर बताया है कि जो कैपिटल ए है इज इक्वल टू समेशन ए एस, इसे क्या कहते हैं, टोटल एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ए यूनिट लेस है जो अभी डिस्कस किया, एस इज एरिया, हेंस एस आई सिस्टम में अगर हम बात करते हैं दिस एस इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर, है ना। ए इज नॉट एनर्जी, है ना, भले हम इसको कह रहे हैं टोटल एब्जॉर्प्शन पर ये एनर्जी नहीं है, इट्स यूनिट विल बी मीटर स्क्वायर, है ना। और इससे कई बार हम सीधे सीधे इसको भी कैपिटल ए को भी ओपन विंडो यूनिट में कह देते हैं, लेकिन वैसे हम स्मॉल ए यानी एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के लिए ओपन विंडो टर्म यूज करते हैं, पर अक्सर इसके लिए भी लिख दिया जाता है, पर ये कैपिटल ए एक्चुअली मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, दिस कैपिटल ए इज यूज्ड टू गेट एनर्जी एब्जॉर्प्शन पर सेकेंड, है ना। जब हम सेबाइन फॉर्मूले को डेरिवेशन पे जाते हैं तो उसमें हम कैपिटल ए को बीच में यूज करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्प्शन पर सेकेंड यानी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, उसको कैलकुलेट करने में यूज करते हैं। तो हम इस ए इज यूज्ड इन ओपन विंडो यूनिट यानी डायरेक्ट हम जो यहां से मीटर स्क्वायर में निकाला जिसे हम ओपन विंडो यूनिट भी कह देते हैं, इसी वैल्यू को फॉर्मूले पे रखते हैं और फॉर्मूला हमें तुरंत ही रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी को जूल पर सेकेंड में देता है यानी एसआई सिस्टम में देता है। इसी तरीके से जब आप सेबाइन फॉर्मूले को कैलकुलेट करने के लिए इस कैपिटल ए को सीधे सीधे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ओपन विंडो यूनिट जिसको कह रहे हैं या मीटर स्क्वायर में आप इसको रखते हैं, यानी जिस भी फॉर्म में अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन सीखा उसमें रखते हैं, तो यहां से भी ये कैपिटल टी यानी रिवर्बरेशन टाइम सीधे सीधे सेकेंड्स में आ जाता है। ठीक है, तो ये तो था। और ये भी आपको बता दें जो ओपन विंडो यूनिट हमने आपको बताया है, कैपिटल ए के बारे में भी डिस्कस कर लिया जिससे उस पे भी आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे यूनिट के बारे में। और ओपन विंडो यूनिट क्या है वो भी हमने आपको जो बताया, उसका भी रिटन मटेरियल ये है आपके लिए। व्हेन द साउंड एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन एन ओपन विंडो, एक खुली खिड़की पर, है ना, हम साउंड एनर्जी यानी ध्वनि ऊर्जा को हम आपतित कराते हैं, देन नन ऑफ इट्स पार्ट गेट्स रिफ्लेक्टेड, जब ओपन विंडो पर जाएगा तो रिफ्लेक्शन कुछ नहीं होगा, बिकॉज टोटल साउंड एनर्जी एग्जिस्ट आउटसाइड, बाहर चली जाती है ना। Hence it is evident that the open window और द डोर इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर, है ना, जिससे टकरा करके कोई भी एनर्जी लौटी नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या है, उसको हम परफेक्ट एब्जॉर्बर मान सकते हैं, है ना, यही बात आपको बताई हमने। सो द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ एन ओपन विंडो, ओपन विंडो के टर्म्स में हम एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को लिख सकते हैं जो अभी डिस्कस किया था। द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ अ गिवन मटेरियल इज द रेशियो ऑफ साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब टू द टोटल इंसिडेंट एनर्जी। ठीक है, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी अपॉन इंसिडेंट एनर्जी बाय द गिवन सरफेस, एक ही सरफेस जो जिसके लिए जिस सरफेस से हम एब्जॉर्ब्ड एनर्जी ले रहे हैं उसी सरफेस पर इंसिडेंट एनर्जी लेंगे और उसका रेशियो हमें मिलेगा एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। नाउ सपोज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय 20 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ एनी सरफेस, है ना, जो 20 मीटर स्क्वायर एरिया का सरफेस लिया है उसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया वो किसके बराबर हमें मिलती है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ एन ओपन विंडो। ठीक है, जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया का ओपन विंडो जितना एब्जॉर्ब करता है
वही इस सरफेस ने एब्जॉर्ब किया 20 मीटर स्क्वायर ने। तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट अभी आपने डिस्कस किया था, कितना आया था? 1/20। ठीक है, और ये किस में आएगा? ओपन विंडो यूनिट में आएगा, वो हम लोगों ने देखा। ठीक है, द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ एनी सरफेस इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 1, 0 और 1 के बीच में आता है। द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ एन ओपन विंडो इज 1। ओपन विंडो पे जितना गिरा उतना ही एब्जॉर्ब हो गया। तो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी बाय गिवन ओपन विंडो अपॉन इंसिडेंट एनर्जी ऑन द गिवन ओपन विंडो, तो जितना गिरा उतना ही एब्जॉर्ब हो गया, तो दोनों बराबर हुआ ना, यानी E अपॉन E दैट इज 1। तो ओपन विंडो का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कितना आएगा? 1। द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ any object is defined in terms of the open window and it is abbreviated as open window unit. तो फ्रेंड्स, आज हमने रिवर्बरेशन देखा, रिवर्बरेशन टाइम देखा, यानी अनुरणन काल देखा, और साथ ही सेबाइन फॉर्मूला भी देखा। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।